प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने देखा था, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी को समझा था और पूरी चैप्टर्स को समाप्त कर दिया था। लेकिन आज की क्लास में उसी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पूछा भी जाता है इससे सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद है कि पूरी तरह से सभी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो अगुणित जो भ्रूणपोष होता है, याद रखिएगा किसकी विशेषता होती है, ये अनावृत बीजी की होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। स्वपरागण जो है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में होता है, जरा बताइएगा। एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्वपरागण अगर होगा तो दोनों लिंग क्या होगा, एक ही पुष्प में होगा। दोनों लिंग यानी नर और मादा भी एक ही में होगा, यानी द्विलिंगी में क्या होगा, ये ऐसा होगा। तो स्वपरागण याद रखिएगा हमेशा द्विलिंगी पुष्प में ही होता है, द्विलिंगी पौधे में ही होता है। तो 2n में होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। जी हाँ, जंगलीय घास के बारे में हमने आपको बताया था सेकेंड क्लास में, ये इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो जलीय जंगली घास कौन सा है, जलकुंभी के बारे में हमने बताया था, जिसे वाटर हैंथिस बोलते हैं। बंगाल का आतंक भी इसे बोलते हैं, याद रखिएगा इसका बंगाल का आतंक बोलते हैं। तो ये विदेश से लाया गया पौधा था, जो कि यहाँ पे क्या किया जाता था, इसको पहले गुलदस्ते में डाला जाता था, लेकिन ये पूरे जलाशय पर फैल जाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जलीय जंगली क्या है, एक प्रकार का घास है। अगला सवाल है कि भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। जिसमें भ्रूणपोष होता है, याद रखिएगा 3n हमेशा भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जा सकता है, यानी क्या कहा जाता है। एपोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, एंडोकार्पिक कहते हैं या एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है बिल्कुल राइट है। एंडोस्पर्मिक जो है भ्रूणपोष वाले बीज को कहा जाता है। काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी पूछे गए सवाल है और एमसीक्यू है आपके लिए। ये निश्चित रूप से आपके 2025 में ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। जी हाँ, वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो सिल्विया याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वायु परागण नहीं होता है। ये बड़े यहाँ पे क्या होते हैं, फूल होते हैं और ये बड़े बड़े जंतु के द्वारा होता है। लेकिन वायु परागण घास में होता है, मक्का में भी होता है और गेहूं में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा कुल मिलाकर इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें जो होता है वायु परागण नहीं होता, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार यानी परागण से जो है एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल कूट फल है, बताइएगा। यानी सत्य फल नहीं है कह सकते हैं, असत्य फल कह सकते हैं। कौन सा असत्य फल है, इसका जरा नाम बता दीजिए। आम, नींबू, धान या सेब। तो फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि फल कूट फल है। तो कूट फल जो होता है ये सेब होता है, याद रखिएगा। सेब जो होता है ये असत्य फल होता है। आप लोगों ने देखा होगा सेब दोनों तरफ से तो गुदेदार होता ही है, लेकिन बीच में एक डंटी टाइप की अंदर तक रहती है। यही क्या है, असत्य फल का उदाहरण है। ये जो है अंदर तक इसका चला जाता है, ये पुष्पासन होता है और पुष्पासन भी अंदर तक रहता है, इसीलिए इसको झूठा फल यानी कूट फल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कूट फल से कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है। और 7 नंबर सवाल जो है, कौन द्विगुणित संरचना है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो द्विगुणित संरचना कौन है, जरा इसका नाम बताइएगा। कि अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। तो अंडाणु की बात करें प्यारे साथियों, ये एक गुणित है। अंडाणु क्या है, एक गुणित है। भ्रूणपोष की बात करें तो ये त्रिगुणित होता है और युग्मनज जो होता है ये 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑल राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और आपके लिए मोस्ट चॉइस क्वेश्चन है, आपके लिए निश्चित रूप से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का आपसे कार्य पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमने क्लास में भी बताया था कि भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है और ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है।
इसीलिए इसका नाम भी भ्रूणपोष पड़ा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। भ्रूणपोष कैसे बनता है ये हमने भी बताया था आपको। ऊपर प्रतिमुखी कोशिका होती है, नीचे 2 सहायक कोशिका होती है और एक क्या होती है यहाँ पे अंड कोशिका, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है। जब नर युग्मक आता है तो उसमें 2 युग्मक होते हैं। एक युग्मक तो यहाँ पे मादा युग्मक के साथ संयोग करता है और एक युग्मक जो होता है प्यारे साथियों, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करके 3n बनाता है और यही भ्रूणपोष का कार्य करता है। तो ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा बीज का उत्पादन होता है, जरा बताइएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर है एस्टेशिया एवं घास, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 परागकण, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे है 100 परागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो सूत्री विभाजन अगर 25 के करते हैं तो क्या होता है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र समान रहता है लेकिन 4 बराबर भागों में बढ़ता है, यानी 25 फिर से 25 और फिर से 25 हो जाएगा और साथ में भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्री विभाजन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 25 पड़ेगी। कितना बढ़ेगा, 25। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। तो 25 क्या होगा, 100 परागकण बनाने के लिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी 25 सूत्री विभाजन की। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा, तो शांतिपूर्वक बनाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बन भी जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है कि द्विनिषेचन का अर्थ बताइएगा। द्विनिषेचन का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है 2 पोलर केंद्रक, जैसा कि हमने बताया, 2 ध्रुवीय केंद्रक जो बीच में था उसका, तथा एक नर युग्मक का संलयन, जैसा कि पराग कोश से यहाँ 2 नर युग्मक आते हैं, एक तो अंड कोशिका के साथ संयोग करता है 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ। तो यही है 2 पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक के संलयन से द्विनिषेचन का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ये 3rd क्लास में हमने बताया था कि किस किस माध्यम से परागण हो सकता है। चमगादड़ के द्वारा, हाथी के द्वारा, पक्षी के द्वारा, साथ में यहाँ पे कीट पतंग के द्वारा, मतलब अनेकों प्रकार से परागण किए जा सकते हैं। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेप्टोफिली बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट होगा। हाइड्रोफिली मतलब जल के द्वारा, किसके द्वारा, जल के द्वारा। एंटेमोफिली जैसा कि हमने बताया था, एंट आ रहा है तो ये क्या होगा, कीट के द्वारा। और अरेंथोफिली आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घेंघों द्वारा परागण कहलाता है, जैसा कि क्वेश्चन भी आ गया। तो घेंघों द्वारा जो परागण होता है इसको हम लोग मेलेंकोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेंकोफिली। और ये घेंघा के द्वारा परागण होता है। तो इससे जो है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन की फल का निर्माण हो गया, यानी निषेचन हुआ नहीं और फल का निर्माण हो गया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन, याद रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की यहाँ पे खोज की बात की है कि किसने किया था, नोआस्चिन ने किया था, लीवेनहॉक ने, स्टरवर्गर ने या रॉबर्ट ने। तो निषेचन की जो खोज है ये लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, लीवेनहॉक ने निषेचन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, क्या रहता है, भ्रूणपोष रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें भ्रूणपोष रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहते हैं। तो जाइगोट जो होता है उसे भ्रूण बनने तक की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा। जाइगोट हमेशा 2n होता है और 2n से क्या होता है, 3n में भ्रूण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को, तो इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, या एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। चलते हैं 18 नंबर पे। कहता है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणपोष जो होता है ये बचा हुआ भाग होता है बीजांड काय का। जब भ्रूणपोष की पूरी तरह से सेवन कर लिया जाता है और बीजांड काय को और ज्यादा भ्रूणपोष की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो भ्रूणपोष बच जाता है उसी को परिभ्रूणपोष कहा जाता है। यानी बीजांड काय से बचा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता? एरिल जो है
ये शरीफा में पाया जाता है, लीची में भी और मेरिस्टिका में भी। एरिल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, गुद्देदार पदार्थ के ऊपर एक पतली सी आच्छाद होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, इसी को एरिल बोलते हैं। तो आम में जो होता है, आम में एरिल नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है द्वितीय केंद्रक जो होता है। द्वितीय केंद्रक क्या करता है, नर युग्मक से संयोजन करता है और भ्रूणपोष बनाता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटेमोफिली पर परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एंटेमोफिली, एंट मतलब फिर से कीट के द्वारा परागन, इसके द्वारा, कीट के द्वारा परागन को हम लोग एंटेमोफिली बोलते हैं। और इनेमोफिली अगर आ जाए, इनेमो क्या आ जाए, इनेमोफिली अगर आ जाए तो ये हवा के द्वारा परागन कहलाता है, याद रखिएगा। तो एंटेमोफिली आपसे पूछा गया है, पर परागन है, निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसमें नाम में ही है, एंट मतलब कीट, चीटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, कीटों के द्वारा परागन एंटेमोफिली कराता है। उम्मीद रखिए ये जो सवाल है काफी इजी होते हैं और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। PYQ जब आप उठा के देखिएगा, काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिन्थोफिली। जी, ऑरिन्थोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों? पक्षी के द्वारा ऑरिन्थोफिली कहलाता है और ये भी एक पर परागन का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जरा फोकस कर ले, फटाफट से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, और उम्मीद है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर रहे होंगे। तो ब्लेसनेरिया आपको पता होगा, ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? ब्लेसनेरिया में जो होता है जल के द्वारा क्या होता है, पर परागन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी याद रखिएगा। काफी मैं जिक्र कर रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और निश्चित रूप से सवाल जो है काफी बार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है। कहां पे? बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। एनेमोफिली परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो एनेमोफिली, जैसा कि अभी हमने बताया, क्या होगा, इनेमोफिली। इनेमोफिली जो है, याद रखिएगा, ये जो परागन है निम्न में से किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। क्या होता है? हवा नहीं बोल सकते, हवा बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। वायु बोलिएगा हमेशा, क्या बोलिएगा? वायु बोलिएगा। अगर कभी गलती से हवा बुला दें तो ये गलत हो जाता है, यानी वायु क्या होगा, एनेमोफिली का उदाहरण होगा। काफी बार दोनों ऑप्शन रहते हैं तो आपको सिर्फ वायु मारना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। कहता है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा छोटे होते हैं, साथ में रंगहीन होते हैं, रंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस लिए रंग की आवश्यकता नहीं होती है? क्योंकि वायु जो होता है ये रंग को देख नहीं सकता, लेकिन कीट जो होता है, वो कीट जो होता है रंग से ही आकर्षित होता है फूलों की ओर, फूल की ओर जो आकर्षित होता है रंग के कारण होता है। तो वायु परागित में ना क्या होगा, छोटे पुष्प होते हैं ताकि वायु उसको आसानी से क्या ग्रहण कर सकते, और रंगहीन होते हैं, रंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी की बात करें, राइट आंसर होगा। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चींटी द्वारा जो परागन होता है, तो अभी हमने ऊपर देखा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्किकोफिली भी बोल सकते हैं। साथ में एक और था एंटेमोफिली, वो भी नाम इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। तो सामान्यतः कैप्सेला में जो भ्रूणपोष होता है हमेशा त्रिगुणित होता है। याद रखिए, भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में जीन की संरचना नहीं मिलती है। तो आवृत बीजी में जीन की संरचना नहीं मिलती है, जरा बताइएगा किसमें नहीं मिलती है? तो ये आर्किगोनिया में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो फटाफट से एक बार जोर लगाइए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि 2025 में अगर आपको 90% के पार जाना है तो अभी से जुड़ जाइए। काफी धमाकेदार सीरीज आने वाली है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर्स के प्यारे साथियों 200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और जब जानते हैं कि एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आवृत बीज में कौन सी संरचना नहीं होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कियोगोनियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि टोटिपोटेंसी है। टोटिपोटेंसी जो है ये क्या होता है? माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। एक कोशिका जो होती है पूरे जीव की विकास करने की क्षमता रखती है, उसी को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। जब भी आप लोग देखते हैं गांव घर में क्या होता है, छोटी सी लकड़ी पड़ी रहती है, इसमें से छोटी सी अगर कोशिका टूट के नीचे धरती पर गिर जाती है, फिर से ये कोशिका क्या करता है? पूर्ण पौधा तैयार कर देता है। यही प्रक्रिया जो है
टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो किसने ऐसा सिद्ध किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टीवर्ड ने ऐसा सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। चलिए, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय है। तो एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो होता है या भ्रूणकोष, वो प्राय 7 कोशिकीय अवस्था में होता है और 8 केंद्रक होते हैं। 8 क्या होते हैं साथियों, केंद्रक होते हैं, और 7 क्या होता है, यहाँ पे सेल होता है। ये हमेशा जहनों में उतार लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए होगा। चलिए, बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो अंतिम अवस्था होती है। हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोगेमी, जी हाँ, प्रोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? तो पराग नलिका जो होती है वो किससे होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? क्या चलेजा भाग से, या इंटेगुमेंट भाग से, माइकोप्राइल भाग से, या इन सभी को भेदती हुई? तो ज्यादातर जो होती है पराग नलिका जो माइक्रोप्राइल भाग से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए, आवृतबीजी पादप में, जी हाँ, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय जो होता है द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय केंद्रक जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? भ्रूणपोष में, जो कि 3N होता है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में प्रश्न सेट हो जाए। चलिए, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सी रचना नहीं होती है? परागकोश भित्ति में जो है इनमें से कौन सी रचना नहीं होती है? तो एंडोथेसियम का निर्माण होता है, मध्य परत होती है, टेप्टम होता है। ये क्या करता है? टेप्टम यही क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और एंटोगुमेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो भ्रूणकोश में जो कौन सा नहीं होता है, याद रखिएगा, गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला सवाल है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है अंड और नर युग्मकों का क्या होता है? संयोजन होता है। याद रखिएगा, मेल गैमेट क्या होती है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट आपस में क्या करती है? संयोग करती है, और यही प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाती है, जो कि आगे वाले पार्ट में आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे मानव जनन में जो है इसके बारे में काफी यहाँ पे डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की जो खोज है वो नोवास्चिन ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चिरस्थायी बाह्य दल जो है किसमें पाया जाता है? तो ये बैगन में पाया जाता है। किसमें? बैगन में, जो कि अभी काफी ज्यादा फेमस है अपने देश में। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल, युग्मनज क्या है? युग्मनज जो है हमेशा द्विगुणित होता है, जैसा कि हमने बताया। और युग्मक जो होता है, काफी अंतर है युग्मक और युग्मनज में। युग्मक में अगर नज जुड़ जाए तो क्या होता है? यहाँ पे युग्मनज हो जाता है। तो युग्मक हमेशा n होता है, लेकिन अगर युग्मनज की बात करें तो युग्मनज हमेशा 2n होता है। तो यहाँ पे आपसे युग्मनज पूछा है, हमेशा द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवर्णता सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुवर्णता जो है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, हमेशा जिम्नोस्पर्म्स में होती है। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा। बहुवर्णता की खोज किसने की थी? तो बहुवर्णता की जो खोज है सबसे पहले याद रखिएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। काफी ये चर्चित प्रश्न है, जहां तक कि आपके नीट लेवल में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो ये चल बीजाणु नहीं है कायिक प्रवर्धक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है? चल बीजाणु नहीं है। प्रकंद की बात करें है चूसक और शाखा भी है, लेकिन चल बीजाणु जो है ये कायिक प्रवर्धक नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के जो पश्चात है बीजांड जो होता है हमेशा बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और यही जो है अंतिम क्या है? अवस्था होती है। अंतिम अवस्था क्या होती है? यही होती है। अगला सवाल, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। तो अनिषेक जनन जो है सामान्यतः
मिलता है जरा बताइएगा। तो ये अंगूर में सामान्यतः देखा जाता है। किसमें? अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही जनन करने लगता है, तो ये जो है अंगूर में सामान्यतः देखा गया है। आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। कहां पे होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। काफी हम लोग स्पीड में चल रहे हैं और एक एक प्रश्न को बारीकी से समझ रहे हैं। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये गुरु बीजाणु से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। और 50 नंबर से क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चंस भी है, एक क्वेश्चन आज की क्लास में एक्स्ट्रा है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक माध्यम होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो इसका जो जवाब है टेपिटम, जो कि क्या होती है? पोषक प्रदान करती है, जैसा कि हमने बताया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई सवाल थे और सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? लास्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ के द्वारा होता है। याद रखिएगा, यहाँ से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो वो कहां से पूछा जाएगा? परागण से पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से परागण से आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।